मौलाना अरशद मदनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अयोध्या फैसले से मुतल्लिक अमन अमान की अपील की। मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद मुल्क के लिए जरूरी है, ये मुल्क हमारा है, जो भी फैसला आएगा हम उसे कबूल करेंगे। वहीं मदनी ने कहा मोहन भागवत जी भी इस बात पर मुत्तफिक हैं कि अमन कायम रहे। बताया जा रहा है कि आज शाम 4 बजे मौलाना अरशद मदनी मोहन भागवत से मुलाकात करने वाले हैं। इस वक्त जो मसाइल मुल्क के अंदर हैं उनमें सबसे अहम मसला बाबरी मस्जिद का है, जिसके ऊपर बहस मुकम्मल हो चुकी और फैसला आना बाकी है। अभी गुज़िश्ता दिनों के अंदर आसाम में NRC का मसला था, जिसमें जमीयत उलमा हिंद ने आगे बढ़कर बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है और उसके अंदर बड़ी हद तक हमको कामयाबी हुई है। बाबरी मस्जिद के मसले पर जिस दिन से सूरत हाल मुल्क की आज़ादी के बाद खुसूसियत से वहाँ रामलल्ला की मूर्ति रखने का मसला पेश आया, जमीयत उलमा हिंद इस सिलसिले के अंदर सड़कों पर नहीं आई, बल्कि उसने ये फैसला किया कि हमें कानूनी लड़ाई लड़नी है। वो लड़ाई अगरचे बहुत लंबी हो गई और 70 साल गुजर गए, लेकिन अब ये मसला सुप्रीम कोर्ट के अंदर आया। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में जाने वाली जमात जमीयत उलमा हिंद थी, जो बेहतरीन से बेहतरीन वकला की खिदमत हो सकती थी। जमीयत उलमा हिंद ने उसको हासिल किया और उसके ऊपर बेहतरीन बहस की। मसला कानूनी मिल्कियत का है कि ये मस्जिद जो 400 साल से मस्जिद है, हम कहते हैं, जिसको गिरा दिया गया, क्या हक़ के मिल्कियत मुसलमानों का है या मुसलमानों का नहीं है। ये एक बहस हुई जो मुकम्मल हो गई। हमें इंतज़ार है कि सुप्रीम कोर्ट की जो कानूनी बेंच है वो क्या फैसला करती है। हमें लगता है कि ये फैसला हमारे हक़ में आएगा। जमीयत उलमा हिंद सबको ये मशवरा देती है कि वो कानून का एहतराम करें। हमारे नुमाइंदे खुरम शहजाद इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खुरम, जिस तरह से अयोध्या मामले को लेकर के मुस्लिम और हिंदू तंजीमें एक साथ होती नजर आ रही है, ऐसे में अब जो है अरशद मदनी मोहन भागवत से मुलाकात करने जा रहे हैं। बिल्कुल, ये 4 बजे के करीब ये मुलाकात होनी है और मैंने भी उनसे बात की थी, तो उन्होंने कहा कि देश के मसाइल हैं, देश के मुद्दे हैं। खासतौर से इस वक्त जो राम मंदिर और अयोध्या बाबरी मस्जिद तनाज़े का जो मामला है, उसको लेकर उनकी बातचीत होगी। और इसके अलावा NRC और सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल और खासतौर से मॉब लिंचिंग जैसे जो मसाइल हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इससे पहले जब मौलाना अरशद मदनी और मोहन भागवत की मुलाकात हुई थी, तो उस वक्त भी हिंदू मुस्लिम एकता यानी कि आपसी इत्तेहाद को लेकर के बातचीत हुई थी। और इसी मसले पर अभी वो मिलने जा रहे हैं। किस जगह मुलाकात होगी अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है। हो सकता है कि ये मुलाकात जो RSS का दफ्तर है वहीं पर होगी, क्योंकि इससे पहले भी वहीं पर मुलाकात हुई थी। लेकिन ये बड़ी बात है कि दोनों के पीछे एक जो मुलाकात का रास्ता खुला था, वो कहीं ना कहीं अब आगे बढ़ रहा है। और हिंदू मुस्लिम भाईचारा और खासतौर से जिस तरह के बयानात अब आने शुरू हुए हैं, हिंदू मुस्लिम एकता और देश का भाईचारा, उसको लेकर के कहीं ना कहीं आगे बढ़ता हुआ है दोनों तंजीमें, दोनों संगठन दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल खुरम, एक अच्छा पैगाम जो है जा रहा है मुल्क के अवाम को, जैसे कि दोनों बिल्कुल बहुत अच्छा एक पैगाम जा रहा है। और देखा जाए तो जिस तरह से दोनों जो तंजीमें हैं, चाहे RSS हो, जमीयत उलमा हो, दोनों की तरफ से ये बात कही गई है, जो भी फैसला आएगा खासतौर से अयोध्या तनाज़े को लेकर के जो भी फैसला आएगा उसको दोनों ही मानेंगे, चाहे वो फैसला पसंद आए या ना आए। और इससे भी बड़ी बात यह है कि दोनों ही लोग ये अपील कर रहे हैं कि मुल्क के हालात, मुल्क की शांति और अमन अमान जो है वो नहीं बिगड़ना चाहिए। तो इसको लेकर के जो अपील है, दोनों में जो यकसानियत दिखाई दे रही है, ये एक बहुत बड़ी बात है। इससे पहले हमने देखा है कि RSS के लोग लगातार इस तरह के बयान देते रहे हैं और भड़काऊ और इश्तियाल अंगेजी करते रहे हैं, लेकिन अब इस तरह की चीज नहीं हो रही है। काफी हद तक इस पर लगाम लगाई गई है और ये उस वक्त के बाद ही हुआ है
जब मौलाना अरशद मदनी और मोहन भागवत के बीच मुलाकात हुई थी, और अब ये मुलाकात एक बार फिर से हो रही है। देखना ये होगा कि जिस तरह का एक मुसालहती फार्मूला मौलाना अरशद मदनी ने बातचीत के दरमियान पेश किया था, क्या वो उस मुसालहती फार्मूले को लेकर के उनसे मजीद कोई गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि फैसला आने में अभी वक्त है, और क्या इस पर पेशरफ्त हो सकती है ये भी देखना होगा। लेकिन सीधे तौर पर अरशद मदनी खुलकर नहीं कह रहे हैं कि वो इस फार्मूले को उनके सामने रखने वाले हैं। खुरम, जिस तरह से अपील की जा रही है लगातार कि अमन व अमान को बरकरार रखा जाए, तो जो आज मुलाकात होनी है ये सिर्फ बाबरी मस्जिद का जो फैसला आने वाला है उस पर होगी, या जो दीगर जिस तरह से कंसर्न रेज किया अरशद मदनी ने उन पर भी बातचीत होनी है मोहन भागवत से? सीधे तौर पर मौलाना अरशद मदनी ने यही कहा मुझसे, मैंने ये सवाल उनसे सीधे तौर पर किया था। तो उन्होंने कहा कि जो तमाम मसाइल हैं, मुल्क के मसाइल हैं, देश के मसले हैं, उन तमाम मामलों को लेकर के बातचीत होगी। और उसमें अभी देखा है कि मॉब लिंचिंग का एक बड़ा मामला है, एनआरसी को लेकर एक बड़ा मामला है, और अभी जो फैसला आने वाला है, ये 3 बड़े इश्यूज हैं जिनको लेकर बातचीत होगी। और कश्मीर के मसले को लेकर भी बातचीत दोनों के दरमियान हो सकती है। क्या क्या कौन कौन सा मौजू होगा ये खुलकर तो उन्होंने नहीं बताया, लेकिन ये जरूर कहा कि देश के जो भी मसाइल हैं उन पर वो बात करने के लिए जा रहे हैं। बिल्कुल खुरम, जिस तरह से देखा जा रहा है कि लगातार कोशिशें ये हो रही है कि अमन व अमान बरकरार रखा जाए, काफी अच्छा पैगाम जो है दोनों तबकों से लोगों तक पहुंच रहा है। उम्मीद ये की जा रही है कि इन अपीलों का असर जो है वो सही से दिखे और फैसला चाहे जिसके भी हक में आए अमन व अमान बरकरार रहे। बेहद शुक्रिया खुरम आपका। बीजेपी लीडर मोहसिन रजा ने आज मौलाना सलमान नदवी से मुलाकात की। दोनों के दरमियान अयोध्या मामले पर काफी देर तक गुफ्तगू हुई। इस दौरान मौलाना सलमान नदवी ने अमन व अमान बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि जो भी फैसला आए उसको सभी तस्लीम करने चाहिए, सभी को अदलिया के फैसले का एहतराम करना चाहिए। साथ ही मोहसिन रजा ने मुतवक्का फैसले के पेश नजर मौलाना कल्ब जवाद, मौलाना हमीदुल हसन और दरगाह शाह मीना के मुहत्तम राशिद मीनाई से भी मुलाकात की। मेरा तो ये मिशन है कि सबसे ज़्यादा जिस चीज़ पर तवज्जो देनी चाहिए वो किसी मुल्क में अमन है, सलामती है, शांति है, मोहब्बत का माहौल है, भाईचारे का माहौल है। ये रहता है दुनिया के किसी भी खित्ते में, किसी भी मुल्क में, तो एतमाद होता है और उसके नतीजे में फिर काम होते हैं। लोग जो है खुली फिज़ा में तरक्की करते हैं। इसलिए कोई भी मसला हो, मस्जिद का हो, मंदिर का हो या पर्सनल लॉ का हो, जो भी मसला हो उसको आपस में मिलकर हल करना चाहिए और उसमें देखना चाहिए कि हमारे माशरे और सोसाइटी और समाज की ज़रूरत क्या है। अगर कहीं पर कोई जुल्म है तो उससे ख़त्म होना चाहिए और अदल व इंसाफ की कोशिश होनी चाहिए। तो बहरहाल जहाँ तक मसला है मंदिर व मस्जिद का, बड़ा पुराना हो गया है और बड़े वाक़यात गुजर चुके हैं। अब सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है वो इस बात की ज़रूरत है कि हिंदुओं, मुसलमानों, जितने भी मजहब के लोग हैं, सब इस तरह रहें जैसे एक परिवार के लोग होते हैं। अयोध्या मामले पर फैसला आने वाला है, ऐसे में चार जानिब से अमन व अमान बनाए रखने की अपील की जा रही है। मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि मुल्क में अमन और भाईचारे का माहौल बना रहना चाहिए। यही वजीर आजम भी चाहते हैं और यही सब की कोशिश होनी चाहिए। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि हमें होशियार रहने की जरूरत है ताकि कोई गैर समाजी अनासर मुल्क की फिजा को खराब न कर सके। मामले पर फैसला बहुत जल्द आने वाला है और बीजेपी और केंद्र सरकार लगातार कोशिश में है कि कोई भी हमेशा पूरे देश के अंदर माहौल शांतिपूर्वक बना रहे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी जी। सर, लगातार कोशिश यही है बीजेपी की और सरकार की कि माहौल ना बिगड़े, लगातार मीटिंग्स की जा रही है। जो सद्भाव की डोर है, जो एकता की डोर है, वो हर दिन मजबूत होनी चाहिए, हर पल मजबूत होनी चाहिए, हर परिस्थिति में मजबूत होनी चाहिए। यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी संदेश है और यही हर देशवासी का संकल्प भी है। किसी भी परिस्थिति में हमें इस बात के होशियार रहना चाहिए कि कोई भी ऐसी ताकत, नकारात्मक ताकत, देश के भाईचारे के, देश के हारमोनी के, देश के तरक्की के डोर को और मजबूत माहौल को ख़राब न कर पाए। और इस पूरा आज हर समाज का व्यक्ति इस बात को स्वीकार भी कर रहा है, इस बात की तरफ कोशिश भी कर रहा है कि मुल्क जो है वो मजबूती से सौहार्द के ताने बाने से बंधा रहे।
सर, आप ही के यहाँ कल एक बड़ी बैठक हुई, तमाम मजहबों के लोग इकट्ठे हुए, मुस्लिम समुदाय से भी, आप लोग ने भी, संघ की तरफ से भी लोग इकट्ठे हुए, क्या कुछ उसमें रहा, क्या कुछ बताया? देखिए, जो कल सभी लोग बैठे थे, मुझे खुशी है कि सभी समाज के सभी हिस्सों के लोग थे, मुस्लिम समाज के सभी हिस्सों के लोग थे, उसमें धार्मिक लोग भी थे, जो एकेडमिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, सामाजिक गतिविधियों में काम कर रहे हैं, वो तमाम लोग थे। और सभी लोगों का एक ही मत था कि हमें एकजुट होकर के किसी भी ऐसी जो भी नकारात्मक चीज़ें हैं उसको शिकस्त देनी चाहिए, परास्त करनी चाहिए और सद्भाव और एकता के माहौल को मजबूत करना चाहिए। धन्यवाद। हमसे बात करें साहब तौर पर नकवी साहब का कि राम मंदिर मामले पर फैसला चाहे जो हो, लेकिन देश में सद्भाव का माहौल बना रहना चाहिए। कैमरा पर्सन सोनू मंडल के साथ पवन गौर, नेटवर्क 18, दिल्ली। शहनवाज हुसैन का अयोध्या मामले पर क्या कुछ कहना है, आइए सुनते हैं। अभी हमारे साथ हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शहनवाज हुसैन। सर, राम मंदिर मसले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला है और उससे पहले हम देख रहे हैं कि लगातार आप लोगों की बैठक मुस्लिम बुद्धिजीवियों से चल रहा है, क्या इसके पीछे उद्देश्य है? देखिए, अयोध्या वर्डिक्ट आने वाला है और देश में माहौल बन गया है कि सबको वो स्वीकार होगा और अयोध्या वर्डिक्ट समाज को ताकत देगा, सौहार्द को ताकत देगा, देश को ताकत देगा। समाज का हर वर्ग चाहता है कि इसको लेकर कोई विवाद ना हो। समाज का हर वर्ग चाहता है कि अयोध्या वर्डिक्ट के बाद फालतू बयानबाजी ना हो, बल्कि ये किसी की हार और जीत का सवाल नहीं है। जो फैसला आएगा, मुस्लिम समाज के लोग भी मिलकर ये बता रहे हैं कि उनको सहर्ष फैसला स्वीकार होगा और ये फैसला हिंदुस्तान में एक नई मिसाल कायम करेगा जिसमें समाज के हर वर्ग के लोग उसको स्वीकार करेंगे। तो एक अच्छी पहल हो रही है, समाज के हर वर्ग से आवाज़ें आ रही है कि हम किसी भी शर्त पर आपसी सौहार्द को बिगड़ने नहीं देंगे, ये प्रण सब लोग ले। और अब बात महाराष्ट्र की सियासत की। महाराष्ट्र की सियासत को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई है। एनसीपी लीडर शरद पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, हमने किसी तरह का कोई प्रपोजल पेश नहीं किया है, हमको अवाम ने ऑपोजिशन में बैठने के लिए मैंडेट दिया है, हम मजबूत ऑपोजिशन के तौर पर असेंबली में बैठेंगे। दावा करत नाही। आम्हाला असं वाटतं की ते सरकार बनवावं आणि अशी एक कॉन्स्टिट्युशनल क्रायसिसची परिस्थिती या राज्यात येऊन ठेवली। आम्ही चर्चा करतो, अजून सोनिया गांधींच्या बरोबर म्हणजे त्यांना भेटावं लागेल, त्यांच्याशी टेलिफोनवर भेटू, नाहीतर प्रत्यक्ष जाऊन भेटू। काँग्रेस पक्षाच्या सुद्धा काही अंतर्गत चर्चा चालू आहे, त्याचं काही पूर्ण चित्र आमच्याकडे अद्याप नाहीये। बघूया एक 2-3 दिवसात काय काय होतंय। दिल्ली में अहमद पटेल और नितिन गडकरी की मुलाकात हुई। नितिन गडकरी के घर अहमद पटेल ने पहुंचकर मुलाकात की। दोनों के दरमियान किसानों के मसाइल पर बातचीत हुई। न्यूज 18 नुमाइंदे ने जायजा लिया। कांग्रेस वरिष्ठ नेता अहमद पटेल अभी कुछ देर पहले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के आवास पर उनसे मुलाकात करके निकले हैं। उनके आवास पर हम खड़े हैं और 10 बजे का समय था, अपॉइंटमेंट था, मीटिंग थी नितिन गडकरी के साथ अहमद पटेल की। हालांकि अहमद पटेल ने जब मुलाकात खत्म हुई उसके बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए ये कहा कि क्योंकि वो राज्यसभा सांसद हैं गुजरात से और गुजरात में जिस तरह से वहाँ सड़क दुर्घटनाएं हो रही है, किसानों का मुद्दा है, उन मुद्दों को लेकर उन्होंने ये मुलाकात की है। लेकिन महाराष्ट्र में जिस तरह से सरकार बनाने को लेकर पसोपेश की स्थिति बनी हुई है, शिवसेना बीजेपी अलग अलग रास्ते पर चलती दिखाई दे रही है, कांग्रेस और एनसीपी भी अपनी रणनीति तलाश रही है। कुछ दिन पहले शरद पवार और सोनिया गांधी की मुलाकात भी हुई थी। ऐसे में नितिन गडकरी से अहमद पटेल का मिलना कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि महाराष्ट्र की राजनीति पर भी वहाँ चर्चा हुई है। हालांकि अहमद पटेल ने अपने मुलाकात के बाद ये बात नहीं कही कि आखिर इसके अलावा किस विषय पर चर्चा हुई है उनकी नितिन गडकरी से। लेकिन ये मुलाकात अपने आप में राजनीतिक तौर पर मायने रखता है महाराष्ट्र के कहीं ना कहीं सरकार बनाने को लेकर। कैमरा पर्सन सत्य प्रकाश के साथ रंजीता झा, न्यूज 18 नेटवर्क।
दिल्ली में पुलिस और वकीलों के बीच तनाजा बढ़ता जा रहा है। पुलिस एहलकारों के बाद आज वुकला मुजाहरा कर रहे हैं। साकेत कोर्ट में वुकला ने सदर दरवाजे को बंद कर रखा है। वहां कामकाज ठप है। जराये के मुताबिक रोहिणी अदालत में एक वकील ने खुदकुशी करने की कोशिश की। वुकला इंसाफ की मांग कर रहे हैं। मुजाहिरों के बीच निचली अदालतों में वुकला की हड़ताल भी जारी है। 2 नवंबर को 30 हजारी कोर्ट में वुकला और पुलिस के बीच झड़प के बाद ये मामला हर गुजरते दिन के साथ तूल पकड़ता जा रहा है। दिल्ली के साकेत कोर्ट में हंगामा जारी है। इस दौरान साकेत कोर्ट के वकीलों से हमारी नुमाइंदा रचना ने खास बातचीत की। और वकीलों के बीच 2 नवंबर से जिस तरीके की तनाव देखने के लिए मिल रही है, एक तरफ दिल्ली पुलिस के परिवार वाले, दिल्ली पुलिस के जो लोग हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं और एक तरफ जो वकील हैं वो भी प्रदर्शन पर उतरे हुए हैं। तो दोनों ही पक्ष अपना अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज हम साकेत कोर्ट में पहुंचे हैं जहां पर वकीलों ने अपनी स्ट्राइक कर रखी है। बाहर जो लिटिगेंट्स हैं उनको अंदर नहीं आने दिया जा रहा है। क्या कुछ मामला है, हम साकेत कोर्ट के जो वकील हैं, जो अधिवक्ता हैं, उन्हीं से बात करेंगे। सर, आज जिस तरीके से कल जो पुलिस वाले हैं उन्होंने प्रदर्शन किया, आज साकेत कोर्ट हो, रोहिणी कोर्ट हो, 30 हजारी कोर्ट हो, वहां पर जो वकील है वो भी प्रदर्शन कर रहे हैं। तो क्या कुछ इस प्रदर्शन से आप लोग कहना चाहते हैं? देखिए, पहले तो मेरी मीडिया से एक निवेदन है कि जो मीडिया वकीलों की छवि को दिखा रहा है ना, मीडिया में गलत छवि दिखाई जा रही है। वकीलों की छवि नहीं है। मैं 27 साल से वकील हूं। मैंने और आपने मीडिया ने आज तक ये कहीं देखा है कि किसी वकील ने किसी गलत आदमी को पीटा हो? पुलिस की सैकड़ों घटनाएं मैं बता सकता हूं कि इन्होंने जो कस्टडी डेथ भी होती है, आम पब्लिक को पीटते भी हैं, आम पब्लिक को इलीगल डिटेंशन भी रखते हैं और इनकी दादागिरी बढ़ती जा रही है। हमारी डिमांड क्या है? हमारी डिमांड ये है कि हमारे वकील भाई की गोली लगी है, ये एडमिटेड है। उसके बाद जिसने गोली मारी उसका नाम भी निकल के आ गया। पुलिस भी मान रही है इस आदमी ने गोली मारी। हम चाहते हैं उसको अरेस्ट कर लें। हमारी क्या इलीगल डिमांड है? हम उन डिमांडों को लेकर बैठे हुए हैं। हमारी डिमांड पूरी हो जाए, कल हम सारे वकील भाई अपने साथी सारे कोर्ट में वकालत करना चाहते हैं। अगर हम पुलिस के पक्ष की बात करें तो उन लोगों का कहना है कि हमारे साथ वकीलों ने मारपीट किया। क्या वो उचित था? नहीं, देखिए, जो भी मारपीट किसी की तरफ से हो वो गलत है, ठीक है। मैं एक इसमें छोटा सा एक आपको बताऊंगा। जैसे हमारे सेक्रेटरी साहब ने कहा कि आपके अगेंस्ट में अगर कोई बात होती है, मीडिया के अगेंस्ट में, आप लोग इकट्ठे होते हैं कि नहीं होते? होते हैं। सो इट्स सेम विद अस। हम अपने जो कि गलत हुआ, उन्होंने गोली मारी, सो हमारी सिर्फ यही डिमांड है कि वो पुलिस ने गोली मारी तो उसको अरेस्ट किया जाए। लेकिन एक बात मैं जरूर पूछना चाहूंगी कि यहाँ पर जो मीडिया वाले आए उनके साथ भी अधिवक्ताओं ने बदसलूकी की, क्या वो जायज था? नहीं, हमारे यहाँ पे कोई भी ऐसी घटना नहीं है कि किसी भी मीडिया भाई के साथ किसी तरह की कोई घटना यहाँ पे घटी हो। जो कल दिल्ली पुलिस के लोगों ने या उनके परिवार के लोगों ने जो प्रोटेस्ट किया, उनका कहना था कि एक पक्ष की बात सुनी जा रही है क्योंकि उनके यहाँ तो निलंबन हुआ, लेकिन वकीलों ने जिस तरीके से मारपीट की या जो भी बात हुई वहां पर उनकी तरफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। उस पर मैम आप क्या कहना चाहेंगे? शुरुआत तो मैडम उन्होंने ही करी थी ना जी। उन्होंने एफआईआर उसमें हो चुकी है। उन्होंने वो भी गलत सेक्शन में एफआईआर उन्होंने हमारे खिलाफ कर दी है और वो अपनी तरफ से जो उनकी पावर है वो यूज कर रहे हैं। तो जुडिशियल कमीशन की जब उनके ऊपर जुडिशियल कमीशन बैठा है उसके बावजूद वो एफआईआर कर रहे हैं, मतलब गलत कर रहे हैं। अगर हमारे यहाँ के साकेत के एडवोकेट के खिलाफ एफआईआर कर दी है उन्होंने। कल हाईकोर्ट को भी उन्होंने नहीं माना। मैडम 30 हजारी में चैम्बर्स में लेडीज के ऊपर भी काफी मारपिटाई की है इन्होंने, तो इन्होंने काफी मारपीट हुई है वहाँ पर। इसका मीडिया ने कहीं कुछ भी नहीं दिखाया है। वांटेड लोग भी आए हुए थे आज, जिनके कपड़ों पे भी दिल्ली पुलिस लिखा हुआ है। वो लोग यहाँ पे नारकी क्रिएट करना चाहते हैं। वो चाहते हैं झगड़ा हो जाए। लिटिगेंट कोई नहीं कुछ कर रहा। वो लोग चाहते हैं कि वकील इनके संग बदतमीजी करे, पर हम लोगों ने ऐसा कुछ भी नहीं करा। हाथ जोड़ के बोल रहे थे कि आप लोग चले जाइए। उससे हमने कुछ भी नहीं बोला, वो चले गए। गेट पर दिल्ली पुलिस के ही बंदे हैं, वहाँ लिटिगेंट्स हमारे किसी भी लॉयर का कोई भी क्लाइंट नहीं खड़ा हुआ। हमने एक चीज और सर, एक लास्ट प्रश्न और पूछना चाहूंगी कि रोहिणी कोर्ट में एक अधिवक्ता ने अपने ऊपर केरोसिन डालकर सुसाइड करने की कोशिश की, तो वो कितना जायज है? इस तरीके की चीजें कहीं ना कहीं वायलेंस को बढ़ाती है। सरकार और प्रशासन आगे जवाब क्यों नहीं दे रहा कि निहत्थे वकीलों के ऊपर गोली चली? आज तक अभी सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं आया, किसी प्रशासन ने कोई आश्वासन नहीं दिया। तो वकीलों में रोज बढ़ता जाएगा। हमारे भाई के आईसीयू में कल एलजी ने तो बोला कि जिनके गोली लगी है, जिनके जो लोग घायल हुए हैं, उनका पूरा इलाज और पूरी सारी व्यवस्था इलाज तो हम करा रहे हैं। इलाज तो बार दिल्ली करा रही है। इलाज काफी नहीं है, हमें उनका इलाज तो ये है, इलाज तब होता जब जिन्होंने गोली मारी है उनको अरेस्ट करके अरेस्ट करते। तो यहाँ पर तमाम अधिवक्ताओं की बात हमने सुनी, पुलिस पक्ष की बात भी हमने सुनी।
पुलिस पक्ष का कहना है कि जो निलंबन किया गया है वो निलंबन वापस लिया जाए, लेकिन अधिवक्ता कह रहे हैं कि जिस पुलिस वाले ने गोली चलाई उसको अरेस्ट किया जाए और वो शांतिपूर्ण अपनी बात को इसीलिए सबके सामने रख रहे हैं। और उनका ये भी कहना है कि जो लिटिगेंट्स है वो भी हमारे ही हैं और उनकी भलाई के लिए ही इस तरीके के कदम उठा रहे हैं। जजेस से भी हमने बात की है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हमारी मांग एक है कि जिसने गोली चलाई है उसको कहीं ना कहीं सबसे पहले अरेस्ट किया जाए। कैमरा पर्सन जगदीश गौतम के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर राधाकृष्ण माथुर ने आज नई दिल्ली में मरकजी वजीर सयाहत प्रहलाद पटेल से मुलाकात की। मरकजी वजीर की रिहाइशगाह पर हुई मुलाकात के दौरान लद्दाख में सयाहत को फरोग देने के मामले पर गुफ्तगू की गई। बाद में लद्दाख के एलजी ने कहा कि मरकजी वजीर से सयाहती उमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। उन्होंने कहा कि इलाकाई लोगों से बातचीत के बाद ही लद्दाख के सयाहती मंसूबे को हतमी शक्ल दी जाएगी। मीटिंग का उद्देश्य यही था कि लद्दाख में टूरिज्म किस तरह से, किस पैटर्न पर डेवलप करा जाए और भारत सरकार उसमें किस तरह से, टूरिज्म मिनिस्ट्री किस तरह से सहायता कर सकती है। नहीं, कॉन्क्रीट इस स्टेज पे बोलना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जो भी टूरिज्म में होगा वो वहाँ पर जो लोग हैं लद्दाख में उनके साथ सोच विचार करके होगा। ये एक प्रिलिमिनरी डिस्कशन है कि हमारी पॉलिसीज़ ब्रॉडली क्या होनी चाहिए, क्या टूरिस्ट डेस्टिनेशन डेवलप करने चाहिए, किस तरह से डेवलप करने चाहिए। लेकिन ये एक इनिशियल सोच है, उस सोच को अब रिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि लोग क्या चाहते हैं, टूरिस्ट ऑपरेटर्स क्या चाहते हैं, पॉलिटिकल लीडरशिप वहाँ पर क्या चाहती है, उनसे बातचीत करके उद्देश्य ये है कि हम ठीक करें कि अगले 5 साल, 10 साल, 15 साल में हम किस दिशा में प्रगति करेंगे। जिला कुपवाड़ा में रवा मौसम की पहली बर्फबारी के साथ ही सर्दी में इजाफा हो गया है। बर्फबारी के नतीजे में सरहदी इलाकों करना, टंगडार, मसिल, बड़म्बल के सड़क राब्ते बंद कर दिए गए हैं। लोगों का कहना है कि वक्त से पहले बर्फबारी से मेवा बागात में काफी नुकसान होगा। दरख्तों की शाखें टूट फूट का शिकार हो सकती है। बर्फबारी की वजह से बिजली भी गुल हो गई है। उधर हंदवाड़ा के नौगाम सेक्टर में भी भारी बर्फबारी हुई है। लोगों का कहना है कि बर्फबारी से उनके लिए कई मुश्किलात भी पैदा होती हैं। बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि बेवकत बर्फबारी से यहाँ पे हॉर्टिकल्चर को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। और इसके साथ साथ हमें बिजली न होने की सूरत में हमें बहुत ही मुश्किलात, हमारे लड़के आजकल एग्ज़ाम की तैयारी में बैठे हुए हैं, उनको बहुत सख्त तरीन मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। और दूसरी बात, बर्फबारी से यहाँ पे सर्दी की लहर में बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है। लकड़ी नहीं है, बूटे इसी तरीके दरख्त में बूटे में पत्थर है, वो गिर जाएंगे, बहुत नुकसान हो जाएगा हमारा। पानी का, बिजली नहीं है हमारे पास, अंधेरा है रात दिन भर, क्या करेंगे? बेहद मुश्किलात हो रही है। बिजली भी नहीं है, न लकड़ी जलाने के लिए कोई प्रोग्राम नहीं है। अचानक बर्फबारी हुई है। कंट्रोल रूम कल शाम से इन प्लेस है, वो 24/7 रोस्टर के हिसाब से लोग चल रहे हैं, ताकि कोई भी पब्लिक ग्रीवांसेस अगर हमारे पास आती हैं तो उनको तुरंत कंसर्न डिपार्टमेंट्स को फॉरवर्ड किया जा सके। साथ ही साथ जो हमारा स्नो क्लियरेंस एक्शन प्लान है, जिसके अंदर सारे जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे वो RMB है, PMGSY है, बीकन है और मैकेनिकल डिपार्टमेंट है, उन सबको भी एक कंबाइंड एक एक्शन प्लान के अंदर तहत उनके कॉन्टैक्ट नंबर्स और जो मशीनरी अवेलेबल है उन सबको एक्टिवेट किया गया है। और अभी भी हम उसी चीज को रिव्यू कर रहे हैं, ताकि हर एक कॉरेस्पॉन्डिंग जगह पर कंसर्न मजिस्ट्रेट्स और जो हमारे रेवेन्यू ऑफिसर्स इंचार्ज हैं वो पोजीशन का एक बार स्टॉक ले सकें और जो जो रेमेडियल मेजर्स की जरूरत है उसको एक्टिवेट कर सकें। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।